एक बहुत प्यारा और छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। उस गांव में बिरजू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। बिरजू के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम चरण था, मंझले का नाम करण और सबसे छोटे का नाम लखन था। चरण और करण दोनों की शादियां हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार और खेतीबाड़ी के काम में बहुत खुश थे। बिरजू का मन हमेशा अपने सबसे छोटे बेटे लखन में अटका रहता था, क्योंकि लखन कोई कामधाम नहीं करता था और न ही घर की कोई जिम्मेदारी लेता था। पूरे गांव के लोग लखन को आवारा और कामचोर कहकर बुलाते थे। बिरजू को इस बात का बहुत दुख रहता था कि उसका छोटा बेटा अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। एक दिन बिरजू की पत्नी चंदा ने बहुत खुशी के साथ बिरजू से कहा कि इस बार भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है और खेत में फसल बहुत ही शानदार हुई है। चंदा को पूरा भरोसा था कि इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उनका पुराना सारा उधार चुकता हो जाएगा और घर के खर्च के लिए भी अच्छे पैसे बच जाएंगे। बिरजू ने अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, इस बार हमारे तीनों बेटों ने जी जान से मेहनत की है। उसे लग रहा था कि अब लखन भी सुधर गया है और मेहनती हो गया है। चरण, करण और लखन तीनों ने इस बार बिरजू का बहुत साथ दिया था और उन्हीं की रात दिन की मेहनत की वजह से फसल इतनी लहला रही थी। वे दोनों पति पत्नी अभी बातें कर ही रहे थे कि लखन वहां आ गया। लखन ने बताया कि गांव के साहूकार जी घर आए थे और कह रहे थे कि अपने पिता से कह देना कि अब बहुत दिन बीत गए हैं, जो उधार लिया था उसे जल्दी चुका दो। अब जब फसल तैयार हो गई है तो सबसे पहले मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। बिरजू ने बहुत ही गंभीर होकर कहा कि हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी मां भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि साहूकार जी का पैसा लौटाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है और कल सुबह हमें ये फसल बेचने के लिए शहर की मंडी जाना है। बिरजू ने लखन की आंखों में देखते हुए कहा कि इस बार तुमने भी बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि तुम अब जिम्मेदार बन गए हो, इसलिए कल सुबह तुम मेरे साथ मंडी चलोगे। बिरजू ने लखन से कहा कि जाओ अपने भाइयों को बुला लाओ ताकि आज ही हम कपास की सारी फसल काटकर तैयार कर लें। लखन दौड़ कर गया और अपने दोनों बड़े भाइयों को बुला लाया। सबने मिलकर कड़ी धूप में मेहनत की और पूरी फसल काटकर बोरों में भर दी। बड़े बेटे चरण ने अपने पिता बिरजू से कहा कि पिताजी, मां बता रही थी कि आप लखन को अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं, क्योंकि मुझे बाजार के कामों का ज्यादा पता है। बिरजू ने बहुत प्यार से चरण को मना कर दिया और कहा कि नहीं बेटा, मैं लखन को इसलिए ले जा रहा हूं ताकि ये भी दुनिया के तौर तरीके सीख सके और इसे पता चले कि बाहर काम कैसे होता है। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू और लखन ने सारे बोरों को अपनी बैलगाड़ी पर लादा और शहर की मंडी की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था और धूप भी तेज थी, लेकिन बाप बेटा बातें करते करते मंडी पहुंच गए। जब वे मंडी पहुंचे तो देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और मंडी के बड़े दरवाजे बंद हैं। वहां और भी बहुत से किसान और व्यापारी बाहर खड़े थे। बिरजू ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि भाई क्या बात है, आज मंडी क्यों बंद है और सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? उस आदमी ने दुखी होकर बताया कि आज यहां बड़ी हड़ताल हो गई है और सारे रास्ते और दुकानें बंद हैं। सब लोग दूर दूर के गांवों से आए हैं, इसलिए आज की रात यही रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह मंडी फिर से खुलेगी। बिरजू और लखन ने भी सोचा कि वापस जाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आज की रात यही बिता लेते हैं। शाम होने पर लखन ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप थक गए होंगे, आप घर चले जाइए और आराम कीजिए। मैं यहां रुककर पूरी फसल का ध्यान रखूंगा और बोरों की रखवाली करूंगा। आप सुबह वापस आ जाइएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बिरजू को अपने बेटे पर भरोसा हो गया और वो वापस घर चला गया। घर जाकर उसने चंदा और अपने दोनों बड़े बेटों को मंडी बंद होने की बात बताई। रात हुई तो मंडी के बाहर सन्नाटा छा गया। लखन बोरों के पास बैठा बैठा बोर होने लगा। उसने सोचा कि मैं यहां कितनी देर तक बैठा रहूंगा,
क्यों न पास की झोपड़ी में थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करके फिर उठ जाऊंगा। ये शायद उसकी किस्मत की कोई चाल थी। जैसे ही लखन झोपड़ी में जाकर सो गया, अचानक आसमान में बहुत गहरे और काले बादल छा गए। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी और तूफानी बारिश शुरू हो गई। घर पर बिरजू बहुत बेचैन था। उसने खिड़की से बाहर देखा और चंदा से कहा कि देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। मुझे लखन को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी फसल खराब न हो जाए। बिरजू ने कहा कि मैं अभी मंडी की तरफ जा रहा हूं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चंदा ने उसे अकेले जाने से मना किया और बड़े बेटे चरण को उसके साथ भेज दिया। बिरजू और चरण भीगते हुए जल्दी जल्दी मंडी की तरफ भागे। उधर मंडी में लखन गहरी नींद में सोया हुआ था और बाहर रखी कपास की सारी फसल भारी बारिश की वजह से पूरी तरह गलकर खराब हो गई। जब बिरजू वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी महीनों की मेहनत और उम्मीदें कीचड़ में मिल चुकी थी। सारी कपास बर्बाद हो गई थी और जमीन पर पानी के साथ बह रही थी। बिरजू को बहुत गुस्सा आया और वो भागकर लखन के पास गया। उसने लखन को जगाया और चिल्लाते हुए कहा कि मैंने पहली बार तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हम सबकी मेहनत बेकार हो गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी और तुम यहां आराम से सो रहे थे। बिरजू ने रोते हुए कहा कि गांव वाले सही कहते थे कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम सच में बहुत आलसी और बेकार हो। बड़े भाई चरण ने भी लखन को बहुत सुनाया और कहा कि मेरा मन तो पहले ही कह रहा था कि इसे साथ लाना ठीक नहीं है। अब देखो, हम पूरी तरह कंगाल हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे। अगले दिन ये खबर पूरे सुंदरपुर गांव में फैल गई कि बिरजू की सारी फसल लखन की गलती से बर्बाद हो गई है। लोग बातें करने लगे कि जब पता था कि वो लड़का ऐसा है तो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। जब ये बात साहूकार को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला होकर बिरजू के घर पहुंच गया। साहूकार ने अपने साथ 2 आदमी भी लिए थे। उसने बिरजू को धमकी दी कि मुझे तुम्हारी फसल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। उसने साफ कह दिया कि कल तक अगर पैसे नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा। बिरजू बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि साहूकार जी, इस बार हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। फसल तो कुदरत ने खराब कर दी है। लेकिन साहूकार ने एक न सुनी और चला गया। ये सब देखकर बड़े बेटे चरण और करण डर गए। उन्हें लगा कि साहूकार का कर्ज उनके सिर पर न आ जाए। चरण ने अपनी पत्नी और भाई करण से सलाह की और कहा कि हमें पिताजी से अलग हो जाना चाहिए। अगर हम उनके साथ रहे तो हमें भी कर्ज चुकाना पड़ेगा और हमारे पास तो खुद के गुजारे के लिए भी कुछ नहीं है। करण भी इस बात के लिए राजी हो गया। उन दोनों ने मिलकर अपने बूढ़े पिता को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया और अलग रहने चले गए। बिरजू अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। साहूकार का कर्ज, फसल की बर्बादी और ऊपर से बेटों का साथ छोड़ देना, इन सब बातों ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सोचा कि जब मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए तो अब इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है। वो बहुत उदास मन से अपने खेतों की तरफ चला गया। उसने वहां एक पुराने पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाया और अपनी जान देने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक लखन वहां पहुंच गया और उसके साथ गांव का एक और आदमी भी था। उन दोनों ने दौड़कर बिरजू को पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोक लिया। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि बेटा, अब मुझमें हिम्मत नहीं बची है। न मेरे पास इज्जत रही और न ही मैं साहूकार का कर्ज चुका सकता हूं। अब तो मौत ही मुझे इस दुख से बचा सकती है। लखन ने अपने पिता के हाथ पकड़े और कहा कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं अब तक बहुत नालायक रहा हूं, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। अगर आप ही चले जाएंगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगा।
आपकी खुशी ही मेरी ताकत है। बिरजू ने कहा कि बेटा, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम कल साहूकार को क्या मुंह दिखाएंगे। लखन ने बहुत हिम्मत के साथ कहा कि पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, आपका सारा कर्ज भी उतारूंगा और आपकी खोई हुई इज्जत भी वापस लाऊंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़िए। बिरजू ने लखन को गले लगा लिया और उसे पहली बार लगा कि जिस बेटे को वो बेकार समझता था, वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा बना है। जब साहूकार को पता चला कि बिरजू जान देने जा रहा था, तो उसका दिल भी थोड़ा पसीज गया। वो बिरजू के पास आया और बोला कि बिरजू, तुम इतने कमजोर मत बनो। मैं तुम्हें 6 महीने का और समय देता हूं। तुम फिर से फसल उगाओ और जब पैसे हो तब मेरा कर्ज लौटा देना। बिरजू और लखन के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। उन दोनों ने फिर से अपने खेत को तैयार किया और उसमें नए बीज बोए। बाप बेटा मिलकर सुबह से शाम तक मेहनत करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिरजू ने एक अजीब बात देखी। वो देखता था कि हर सुबह जब वो खेत पर जाता, तो फसल के छोटे पौधे पहले से कम नजर आते थे। उसे लगा कि शायद कोई जानवर खेत में घुस आता है या फिर कोई और बात है। वो बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत पर कौन पानी फेर रहा है। उसने तय किया कि वो इस बार सच का पता लगाकर ही रहेगा। उसने लखन को भी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लखन फिर से किसी उलझन में पड़े। बिरजू ने सोचा कि वो रात को खेत में छिपकर देखेगा कि आखिर क्या हो रहा है। बिरजू और लखन की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन रातों रात कोई आकर फसल चर जाता था। बिरजू बहुत परेशान हो गया और उसने लखन से कहा, बेटा लखन, ये सब क्या हो रहा है? हमारी इतनी मेहनत की फसल कोई जानवर खा जाता है। तुम ही रात को खेत पर पहरा दो और पता लगाओ कि ये कौन है। लखन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। आज रात मैं खुद खेत में रुकूंगा और देखूंगा कि ये क्या माजरा है। रात हुई तो लखन खेत के किनारे बैठ गया। अकेले बैठे बैठे उसे नींद न आए, इसलिए वो आसमान के तारों को ताकने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। अचानक आधी रात के समय उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने गौर से देखा, तो उसे एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग की घोड़ी दिखाई दी, जो बड़े मजे से खेत में उछल कूद कर रही थी। लखन एक बड़े पेड़ की ओट में छिप गया और उसे देखने लगा। उसे समझ आ गया कि यही वो है जिसकी वजह से फसल रोज कम हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज तो इसे पकड़ कर ही रहूंगा। जब वो घोड़ी आराम से घास चरने में लगी थी, लखन ने दबे पांव जाकर एक बड़ी छलांग लगाई और उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने घोड़ी के गले को मजबूती से पकड़ लिया। घोड़ी ने उसे गिराने के लिए बहुत कोशिश की, खूब उछली और दौड़ी, पर लखन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। आखिर में घोड़ी थक गई और इंसान की आवाज में बोलने लगी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दो और 3 दिनों तक किसी सुरक्षित जगह पर रखकर मेरे खाने पीने का इंतजाम करो, तो मैं तुम्हें एक बहुत कीमती तोहफा दूंगी। लखन ये सुनकर दंग रह गया और खुश भी हुआ, क्योंकि उसे आज तक किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया था। लखन ने उसे एक पुरानी और सुनसान जगह पर पहुंचा दिया और रोज चुपके से उसे चारा और पानी देने लगा। तीसरे दिन जब लखन वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि घोड़ी ने 3 छोटे बच्चों को जन्म दिया है। वे तीनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। 2 बच्चे तो कदकाठी में थोड़े बड़े और मजबूत थे, लेकिन तीसरा बच्चा बहुत ही छोटा और प्यारा था, जैसे कोई खिलौना हो। लखन उस नन्हे घोड़े को देखकर निहाल हो गया। घोड़ी ने लखन से कहा, इन 2 बड़े बच्चों को तुम शहर जाकर राजा के पास बेच देना, तुम्हें बहुत धन मिलेगा। मगर इस नन्हे घोड़े को कभी किसी को मत देना। ये पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त बनेगा। लखन उस नन्हे घोड़े को गोद में लिए उसकी बातें सुन रहा था। जब उसने घोड़ी का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर उठाया,
तो देखा कि घोड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। लखन हैरान रह गया। उसके बाद लखन उन तीनों घोड़ों की देखभाल करने लगा। कई हफ्ते बीत गए और वे घोड़े बहुत जल्दी बड़े हो गए, लेकिन वो नन्हा घोड़ा अब भी छोटा ही रहा। एक दिन जब लखन सो रहा था, तो उसका मंझला भाई करण उस जगह पहुंच गया। घोड़ों को देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इतने सुंदर घोड़े बेचकर तो बहुत पैसा मिलेगा। वो तुरंत अपने बड़े भाई चरण को बुला लाया। चरण ने कहा, कल शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और राजा के लोग भी घोड़े खरीदने आएंगे। क्यों ना हम इन दोनों बड़े घोड़ों को वहीं ले जाकर बेच दें? करण ने हामी भर दी और दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही वे इन्हें लेकर चंपत हो जाएंगे। अगली सुबह दोनों भाई चुपके से आए और उन दोनों बड़े घोड़ों को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। वहां सिर्फ वो नन्हा घोड़ा ही रह गया। जब लखन जागा और उसने देखा कि घोड़े गायब है, तो वो बहुत रोया और परेशान हुआ। तभी वो नन्हा घोड़ा लखन के पास आया और बोला, उदास मत हो दोस्त, तुम्हारे भाई इन घोड़ों को बेचने के लिए मेले में ले गए हैं। लखन ये सुनकर चौंक गया कि घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा, अरे तुम्हें तो बोलना भी आता है। घोड़े ने जवाब दिया, अब तक जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अब वक्त कम है। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, हम तुम्हारे भाइयों को पकड़ लेंगे। लखन उस पर बैठ गया और वो छोटा सा घोड़ा हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उन्हें चरण और करण दिखाई दे गए। लखन ने उन्हें रोक लिया। पकड़े जाने पर दोनों भाई बहाने बनाने लगे कि हम तो बस मेला देखने जा रहे थे। लखन ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। शहर में मेला बहुत शान से लगा था। राजा के मंत्री और सिपाही वहां मौजूद थे। जब उन्होंने लखन के घोड़ों को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक मंत्री ने कहा, ऐसे घोड़े तो आज तक नहीं देखे, हमें महाराज को बताना चाहिए। राजा ने जब घोड़ों के बारे में सुना, तो उन्हें दरबार में बुलवाया। राजा को वे घोड़े बहुत पसंद आए और उन्होंने 2 बड़ी थैलियां सोने के सिक्कों की देकर उन्हें खरीद लिया। मगर जैसे ही राजा के नौकर घोड़ों को ले जाने लगे, घोड़े वहीं अड़ गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। वे सिर्फ लखन के पीछे जाना चाहते थे। राजा ने ये सब देखा तो लखन से कहा, लगता है ये घोड़े तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, इसलिए आज से तुम भी हमारे महल में रहोगे और हमारे अस्तबल की देखभाल करोगे। लखन ने सोने के सिक्कों की थैलियां अपने भाइयों के हाथ अपने पिता बिरजू के पास भिजवा दी। बिरजू ने सारा कर्ज चुका दिया और चैन की सांस ली। महल में लखन के दिन बहुत सुख से कटने लगे। वो नन्हा घोड़ा हमेशा उसके साथ रहता, लेकिन वहां पहले से काम करने वाले एक नौकर को लखन से बहुत जलन होने लगी। उसने लखन को फंसाने की योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, ये लखन बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कल कह रहा था कि वो उस सुनहरी हिरण को भी पकड़ सकता है, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। राजा ये सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने लखन को बुलाया और आदेश दिया, हमें वो सुनहरी हिरण चाहिए, जाओ और उसे लेकर आओ। लखन घबरा गया और बोला, महाराज, मैं एक मामूली इंसान उस जादुई हिरण को कैसे पकड़ सकता हूं? राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अगर 3 दिन में वो हिरण यहां नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लखन दुखी होकर अस्तबल पहुंचा। उसे उदास देखकर नन्हे घोड़े ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? लखन ने सारी बात बताई। घोड़े ने कहा, घबराओ मत, तुम राजा से कहो कि तुम्हें एक सोने की बाल्टी, थोड़े सोने के दाने और एक रेशमी रस्सी दे दे। हम कल सुबह ही उस हिरण को खोजने निकलेंगे। राजा ने लखन की बात मान ली और उसे सोने की बाल्टी, सोने के दाने और रेशमी रस्सी लाकर दे दी। लखन ने अपना जरूरी सामान बांधा और सूरज निकलने से पहले ही अपने नन्हे मुन्ने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गया। अभी सुबह की पहली किरण भी आकाश पर ठीक से नहीं चमकी थी कि लखन ने आधा रास्ता तय कर लिया था। घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था
कि हवाएं पीछे छूट रही थी। चलते चलते घोड़ा एक जगह रुका और बोला, देखो लखन, यही वो दक्षिणी इलाका है जहां वो सुनहरी हिरण रहती है। अब तुम ये सोने के दाने इस बड़े पेड़ के नीचे फैला दो और खुद पास वाले घने पेड़ के पीछे छिप जाओ। लखन ने वैसा ही किया। उसने सोने के दाने जमीन पर डाल दिए और सांस रोककर पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बीती थी कि उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। एक चमकती हुई सुनहरी हिरण वहां आई और मजे से सोने के दाने खाने लगी। लखन ने मौका देखा और रेशमी रस्सी का फंदा बनाकर पूरी ताकत से हिरण की तरफ फेंका। फंदा सीधा हिरण की गर्दन में जाकर फंस गया। लखन ने फुर्ती से रस्सी खींची और हिरण को काबू में कर लिया। जादुई हिरण को पकड़कर लखन अपने घोड़े पर बैठा और वापस महल की ओर चल दिया। राजा ने जब उस चमकती हुई हिरण को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन वो दुष्ट नौकर जलकर कोयला हो गया। उसने सोचा कि लखन इतनी जल्दी ये काम कैसे कर सकता है, इसमें जरूर कोई राज है। दिन बीतते गए और राजा का भरोसा लखन पर और गहरा होता गया। ये देख नौकर ने एक और चाल चली। उसने राजा से कहा, हुजूर, लखन तो बहुत शेखी बघा रहा था। वो कह रहा था कि अगर वो चाहे तो उस जादुई राजकुमारी को भी ला सकता है जो उत्तर के समुंदर किनारे नावों में घूमती रहती है। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, क्या वही राजकुमारी जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है? नौकर ने सिर हिलाकर हां कहा। राजा ने तुरंत लखन को बुलाया और उसे राजकुमारी को लाने का हुक्म दिया। लखन ने कहा, महाराज, मैंने तो कभी वो जगह देखी भी नहीं, मैं उसे कैसे ला सकता हूं? राजा फिर से भड़क गए और बोले, मुझे बहाने नहीं चाहिए। तुम्हारे पास 6 दिन हैं। या तो राजकुमारी आएगी या फिर तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। लखन मायूस होकर फिर अपने नन्हे घोड़े के पास गया और सारी बात बताई। घोड़े ने कहा, दोस्त, तुम डरो मत। तुम राजा से एक रेशमी तंबू, सोने चांदी के बर्तन और सबसे लजीज खाना मांग लो। हम कल सुबह ही निकलेंगे। लखन ने सामान तैयार किया और अगले दिन घोड़े पर सवार होकर चल दिया। घोड़ा इतनी तेज भागा कि मीलों का सफर कुछ ही पल में पूरा हो गया। वे समुंदर के उस किनारे पहुंचे जहां दुनिया खत्म होती दिखती थी। घोड़े ने कहा, यहां अपना तंबू लगाओ और सोने चांदी के बर्तनों में खाना सजा दो। जब सब तैयारी हो गई तो घोड़ा बोला, अब तुम छिप जाओ। जब राजकुमारी तंबू में आकर खाना खाने लगे तब उसे पकड़ लेना और मुझे आवाज देना। लखन छिपकर देखने लगा। कुछ देर बाद समुंदर की लहरों पर एक सुंदर नाव आती दिखी। राजकुमारी नाव से उतरी और खुशबू सूंघते हुए तंबू की तरफ आई। लखन उसे देखकर दंग रह गया। वो सच में बहुत सुंदर थी। जैसे ही राजकुमारी खाना खाने में मगन हुई, लखन ने झपटकर उसे पकड़ लिया और घोड़े को आवाज दी। राजकुमारी डर गई और चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? लखन ने धीरे से कहा, मैं तो बस एक सीधा सादा लड़का हूं जिसे लोग लखन कहते हैं। मुझे आपको राजा के पास ले जाना है। जब लखन राजकुमारी को लेकर महल पहुंचा तो राजा उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा। कुछ दिनों बाद राजा ने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी ने साफ मना कर दिया। अगले दिन राजकुमारी ने लखन से कहा, लखन, मैं इस बूढ़े राजा से शादी कभी नहीं करूंगी। लखन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि मेरा घोड़ा कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वे दोनों घोड़े के पास गए और पूरी बात सुनाई। घोड़े ने कुछ देर सोचा और फिर चुपके से उन दोनों के कान में एक जादुई तरकीब बताई। अगले दिन राजकुमारी राजा के पास गई और बोली, महाराज, आपने कहा था कि आपका दिल अभी जवान है। अगर आप सच में जवान हो जाएं, तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजा ने हैरान होकर पूछा, पर भला मैं दोबारा जवान कैसे हो सकता हूं? राजकुमारी ने कहा, एक तरीका है। अगर आप बकरी के दूध से भरी कढ़ाई में 1 मिनट के लिए डुबकी लगा लें, तो आप फिर से जवान हो जाएंगे। हमारे देश में सब ऐसा ही करते हैं।
राजा को अपनी जवानी वापस पाने का लालच आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ी कढ़ाई बकरी के दूध से भरकर लाई जाए। पूरे दरबार के सामने गर्म दूध की कढ़ाई रखी गई। राजा ने जोश में आकर उसमें गोता लगाया। सब लोग घड़ी देखने लगे। 1 मिनट का समय 1 साल जैसा लग रहा था। जब समय पूरा हुआ तो राजा गर्व के साथ बाहर निकला और राजकुमारी की तरफ मुस्कुराया। दरबार में खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि राजा तो बिल्कुल नहीं बदला, वो तो वैसा ही बूढ़ा दिख रहा है। राजकुमारी ने आईना राजा के सामने कर दिया। आईने में अपनी वही बूढ़ी और झुर्रियों वाली शक्ल देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। वो समझ गया कि वो अब कभी जवान नहीं हो पाएगा। राजकुमारी ने तब कहा, महाराज, भले ही आप जवान नहीं हुए, पर आप इतने नेक तो है कि मेरी शादी करवा सके। राजा ने अपनी हार मान ली और लखन की ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए राजकुमारी की शादी लखन से करवा दी। राजा ने उन्हें ढेर सारे कीमती तोहफे दिए। लखन और राजकुमारी अपने नन्हे मुन्ने जादुई घोड़े पर सवार हुए और खुशी खुशी राजकुमारी के देश की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ सुख से रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।